अरे एवरीवन, क्या हालचाल है यार सभी का स्वागत है एक और वीडियो ऑफ पॉलीमर्स में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं पॉलीमर की। देखिए यार, हर साल यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर सवाल आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वो एनसीईआरटी से ही बनेगा। तो हम लोगों को यार बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है इस चैप्टर की एनसीईआरटी। ध्यान से यार समझते जाना, कुछ कुछ यार बातें मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। जैसे यार इसमें आपके मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके एग्जाम्पल्स। आपके जो भी एग्जाम्पल्स आने वाले हैं कि यार ये पॉलीमर किससे बना, ये पॉलीमर किससे बना, ये कैसे टाइप का पॉलीमर है, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद करने हैं। और यार इसको इनके स्ट्रक्चर कैसे आपको बनाने, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स की मैं आपको हिंट देता चलूंगा, एक ट्रिक बताते हुए चलूंगा कि देखो यार इसका आप लोग ऐसे बना सकते हो स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। देखो स्टार्टिंग में उसने क्या दे रखा है, यहाँ पे उसने यूजेस दे रखे हैं पॉलीमर्स के। द यूज ऑफ पॉलीमर्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बकेट्स, बनाने में काम आते हैं। कप्स, सॉसर्स, बच्चों के खिलौने, पैकेजिंग बैग, सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल के टायर्स, गियर्स, सील्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सारी की सारी चीजें आपके पॉलीमर्स के यूजेस हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यार जो पॉलीमर होता है ना, वो बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन से? पॉली विच मीन्स मेनी एंड मर विच मीन्स यूनिट या फिर पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। और इसीलिए ही इन्हें क्या बोला जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये काफी बड़े रहते हैं। और काफी बड़े होने के कारण ये इसमें इनको बेसिकली जो मॉलिक्यूलर मास रहता है काफी ज्यादा रहता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। देखिए, विच आर फॉर्म्ड, जो पॉलीमर्स है वो बनते कैसे हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑन अ लार्ज स्केल। आप क्या करोगे, एक यूनिट लोगे, उसको बार बार रिपीट करते जाओगे, जोड़ते जाओगे, तो वो क्या बन जाता है, आपका पॉलीमर बन जाता है। सबसे छोटे यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। और उस मोनोमर को जब आप रिपीट करते जाओगे तो आपके क्या बन जाते हैं, पॉलीमर बन जाते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। मैंने आपको बताया यार कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जैसे बोल रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन। बेसिकली इथीन क्या हो गया, मोनोमर हो गया, और पॉलीथीन क्या हो गया, पॉलीमर हो गया आपका। ठीक है, अच्छा जैसे देखो बोल रहा है द इंटरेक्शन ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 66। तो ये जो नायलॉन 66 है, ये क्या हो गया आपका पॉलीमर, ये क्या हो गया आपका पॉलीमर। और ये जो हेक्सामिथिलीन डायमीन है और एडिपिक एसिड है, ये क्या हो गए आपके मोनोमर हो गए। ठीक है, तो अब जब आप मोनोमर जुड़ेंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो वो बेसिकली क्या बना देंगे, पॉलीमर बना देंगे। देखो जैसे यहां पे दे रखा है, ये रहा आपकी इथीन, सही है, इथीन है। और ये इसको आप बार बार रिपीट करते जाओ। जैसे देखो रिपीटिंग यूनिट ये हो गया, और ये क्या बना देगा, पॉलीथीन बना देगा। बेसिकली क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर की भी हम बात करेंगे यार, हमको याद होने चाहिए स्ट्रक्चर। तो जैसे क्या रहता है, पॉलीथीन में ये क्या रहता है, पाई बॉन्ड रहता है ना। तो बेसिकली एक पाई बॉन्ड हमेशा हट जाता है, एक पाई बॉन्ड आपको हमेशा रिमूव करना होता है। यहाँ पे है ही एक पाई बॉन्ड है ना, तो ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, और ऐसा कुछ आपका ये यूनिट बन जाता है। और यहाँ पे देखो एन मैंने लगा रखा है, मैंने मतलब एनसीईआरटी ने लगा रखा है। एन का मतलब क्या है, आप ऐसे बहुत सारे यूनिट्स लेके आओगे और उन सबको एक साथ जोड़ोगे तो वो क्या बना देंगे, आपका एक पॉलीमर बना देंगे। ऐसे ही देखो हेक्सामिथिलीन डायमीन, ये क्या है आपका हेक्सामिथिलीन डायमीन, और ये क्या है एडिपिक एसिड। दोनों के दोनों आए, ये दोनों क्या है, मोनोमर हैं। इन दोनों ने पॉलीमराइज करा और आपका क्या बना दिया, नायलॉन 66 बना दिया। पता है बेसिकली कैसे बनता है, यहां से एक आपका हाइड्रोजन जाता है ना, और यहां से आपका ये OH जाता है। इधर से OH रिमूव कर दो और इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो बेसिकली क्या रिमूव हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, नायलॉन 66 बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन आ रही है पॉलीमर्स की। अगेन मैं यार यहाँ पे रिपीट कर दूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, और प्रॉपर्टीज, यार कैसी क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, मैं आप लोगों को मार्क कराता जाऊंगा और एग्जाम्पल्स भी बताता जाऊंगा, और उसको आप लोग अपनी एनसीईआरटी में ही मार्क करते चाहिए। सबसे पहले बोल रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के बेस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो आप पॉलीमर को। सबसे पहला है नेचुरल पॉलीमर्स। दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो नेचर में ही पाए जा रहे हैं। इनके एग्जांपल्स क्या है, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, स्टार्च, सम रेजिन्स एंड रबर। ये सब क्या हैं, आपके एग्जांपल्स हैं नेचुरल पॉलीमर्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स।
सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स एज सेल्यूलोज एसीटेट, जिसे हम रेयन भी बोल रहे हैं, एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के। और एक तो बोल रहा है प्रॉपर सिंथेटिक पॉलीमर हो गए, मतलब वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, मैन मेड हो जाएंगे पूरे तरीके से। ये क्या है, मैन मेड है, सिंथेटिक है पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे आपकी प्लास्टिक हो गई या फिर पॉलीथीन होती है, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जैसे नायलॉन 66, ये पूरा का पूरा आपका मैन मेड है, पूरा मैन मेड है, इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। सिंथेटिक रबर्स हो गए आपके ब्यूना एस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स के हैं जो प्योरली मैन मेड है। ठीक है, एक आपके हो गए प्योरली नेचुरल जो नेचर में पाए जा रहे हैं, एक आपके हो गए प्योरली मैन मेड, और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, कि यार जो पॉलीमर है उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन। एक है लीनियर पॉलीमर्स, तो देखो ये चेन बन रही है, ये एक चेन, ये दो चेन, ये तीन चेन, तो ऐसी लंबी 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 चेन हो गई है ना। और लीनियर फॉर्म में कोई भी देखो ब्रांचिंग नहीं है, ये जैसे पहली नंबर की चेन है, ये दूसरे नंबर की चेन है, ये पहले और दूसरे में कोई भी ब्रांचिंग दिख रही है क्या आपको, नहीं, तो ये क्या हो गई, लीनियर पॉलीमर हो गए। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, इसके बोल रहा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। बेसिकली पॉलीथीन होती है ना, दो तरीके की होती है, अभी आएगी भी यार आगे, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो जो लीनियर पॉलीमर्स है उनका एग्जाम्पल क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बोलते हैं, हम पीवीसी भी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, पीवीसी भी बोलते हैं। ये क्या है आपके लीनियर पॉलीमर्स है। और देखो, और जैसे आपके ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स हो गए, ब्रांच चेन पॉलीमर्स, ठीक है, तो दीज पॉलीमर्स कंटेन लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस। देखो ये है ना, ये देखो जैसे ये 1 है लीनियर है, ये 2 है ये लीनियर है, लेकिन 1 और 2 के बीच में आपको देखो ये ब्रांचिंग दिख रही है, 1 और 2 के बीच में आपको देखो ये ब्रांचिंग दिख रही है, तो ये क्या हो गए आपके ब्रांच चेन पॉलीमर्स हो गए। इसके देखो एग्जांपल, लो डेंसिटी पॉलीथीन इसका एग्जांपल है। देखो जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो क्या है, लीनियर पॉलीमर। याद करते हुए चलो यार, अभी ही याद करते हुए चलो, हो सके तो एक कॉपी उठा लो, उस पर लिखते जाओ और अपनी एनसीईआरटी में तो मार्क करना ही है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर पॉलीमर्स, लो डेंसिटी पॉलीथीन आपकी ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। ठीक है, चलो और देखो, और बोल रहा है क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स। तो दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाइफंक्शनल या फिर ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स। ऐसे मोनोमर्स जिसमें जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो या फिर 3 फंक्शनल ग्रुप हो, बाइफंक्शनल हो या फिर ट्राइफंक्शनल हो, ऐसे आपके मोनोमर्स हो और जिनके पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हो। ठीक है, अच्छा इसके अब देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, बेकेलाइट, मेलामीन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स के। बेसिकली देखो यार, जैसे ये एक चेन है, ये 2 चेन है, ये 3 चेन है, तो देखो 1 और 3 के बीच में भी कनेक्शन है, 1 और 2 के बीच में भी कनेक्शन है, ये रहा ना, दोनों जुड़े हुए हैं बकायदा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू आपकी दो चेन्स जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे जुड़ी हुई नहीं थी, यहाँ पे गैप था, ब्रांच वाले में जुड़ी हुई नहीं थी। देखो ना यार, ये देखो, इसे हटाना चाहो तो देखो जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ पे गैप है, लेकिन क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क में आपने उन दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। लो डेंसिटी कहाँ है, हाई डेंसिटी कहाँ है, बेकेलाइट, मेलामीन। ठीक है, इनके भी स्ट्रक्चर भी आएंगे ना, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर भी आएंगे, देखेंगे है ना कैसे क्या कुछ याद करने के आपको ट्रिक व्रिक भी बताई जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब यार आप जो पॉलीमराइजेशन कर रहे हो वो आप किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हो, जो पॉलीमराइजेशन कर रहे हो किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हो, मोड क्या है पॉलीमराइजेशन का, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। एक है आपका एडिशन पॉलीमर्स, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल आएंगे और वो ऐड हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल आएंगे और वो ऐड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जो आपके एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं वो कब बनते हैं, रिपीटेड एडिशन होता है कौन से मोनोमर का, जिसके पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसके पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे देखो पॉलीथीन बन रहा था, किससे बन रहा था, इथीन में, तो इथीन के पास क्या था यार, ये था ना स्ट्रक्चर इथीन का, तो देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। अब इसको आप बार बार रिपीट करते गए, ऐड करते गए, तो क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। ठीक है, ऐसे ही पॉलीप्रोपाइन, जैसे देखो पॉलीप्रोपाइन कहां से बनेगा, प्रोपीन से बनेगा, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही तो बनेगा यार, पाई बॉन्ड है ना उसमें। तो ये क्या हो गए आपके एडिशन पॉलीमर्स हो गए। कौन से पॉलीमर हो गए, एडिशन पॉलीमर्स हो गए। अब देखो एक डेफिनेशन आ रही है होमोपॉलीमर्स, क्या है, देखो बोल रहा है द एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज।
मतलब जैसे पॉलीथीन बना, किससे बना? सिर्फ और सिर्फ इथीन से बना, एक ही मोनोमर था ना, उसको ही आप बार 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 रिपीट करते गए, तो ये क्या है? होमोपॉलीमर है, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज से बना है। वो क्या हो गया? बेसिकली होमोपॉलीमर्स हो गए। जैसे देखो आपका इथीन था, इसी को ही बार 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 रिपीट करते गए, आपका क्या बन गया? पॉलीथीन बन गया। करेक्ट। ऐसे ही आपके क्या होते हैं? कोपॉलीमर्स भी होते हैं। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट मोनोमर्स। दो अलग अलग मोनोमर आए आपके, वो दोनों के दोनों जुड़े, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर्स बोलेंगे। जैसे देखो आपका ब्यूना एस, ब्यूना एस, देखो आपका ब्यूना एस किससे बना है? 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल, दोनों आए, जुड़ गए और आपका क्या बना दिया? ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर। क्या है ये? ब्यूना एस है। अब देखो यार, ये आप लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर याद कैसे करना है ये समझो यार से, है ना। एक दो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों का खुद दिमाग चलने लगेगा। जैसे देखो 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो देखो ये है ना स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से, देखिए ये है ना स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। इसको पता है कैसे आप मॉडिफाई करो? जब ये जुड़ने जाएगा तो इसको क्या मॉडिफाई करो? आपके जो, जिसको जैसे मैं देखो ब्लू से मार्क करता हूं पाई बॉन्ड्स को, ये वाला पाई बॉन्ड कोने वाला और ये वाला पाई बॉन्ड कोने वाला, इन दोनों को उड़ा दो, इन दोनों को उड़ा दो, ठीक है। और आप इस वाली पोजीशन पे, जो बीच वाली पोजीशन है, यहां पे पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दो। देखो क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा? कोने वाले तो उड़ा दिए हमने, तो कोने वाले तो उड़ा दिए, तो CH2 बन गया ना। या चाहो तो उसको थोड़ा सा नीचे लिखो ताकि आप लोगों को दिखे। देखिए क्या करो, इसको लिखो CH2, इसको CH डबल बॉन्ड लगा दो बीच में, क्योंकि इस पोजीशन पे आपको इंट्रोड्यूस करना है पाई बॉन्ड को, और इसको भी आप उड़ा दो। कोने के दोनों पाई बॉन्ड उड़ा दिए, बीच में मैंने पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको और इसको। अब यहां से जोड़ना है हमें, यहां से जोड़ना है। अब देखो स्टाइरीन में ये वाला पाई बॉन्ड है, जिसको देखो मैं ब्लू से मार्क करता हूं, स्टाइरीन में देखो ये वाला पाई बॉन्ड है, इसको भी उड़ा दो। पाई बॉन्ड बेसिकली हमें उड़ाने होते हैं। अब इसको भी यहां से उड़ा दो, तो देखो ये क्या बनेगा? CH2, और देखो इस CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है? C6H5, तो यहां पे C6H5 जोड़ दो। अब इसको N कर देना, इसको N कर देना, ये बन गया आपका। देखो ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर। देखो बीच में हमने पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है और बाकी सारे के सारे पाई बॉन्ड उड़ा दिए हैं, है ना। अभी देखना वापस से एग्जांपल आएगा, मैं वापस से आपको ये चीज रिपीट करके बताऊंगा, वापस से रिपीट करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अभी हमने समझा कोपॉलीमर क्या है, जिसमें आपके दो मोनोमर यूनिट आ रहे हैं, है ना, जिसमें देखो 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स आ रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? कोपॉलीमर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन से एग्जांपल हो गए? एडिशन के। ये कौन से एग्जांपल हो गए? आपके एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट कौन सा है? आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखो कंडेंसेशन आपको नाम से ही पता होना चाहिए। जैसे यार आपकी रिएक्शंस आपने नाम सुना होगा, अल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता था उसमें? 2 मॉलिक्यूल्स आते थे और कुछ ना कुछ आप एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हो। जैसे आपने वाटर एलिमिनेट कर दिया, अल्डोल में हम लोग वाटर एलिमिनेट करते थे। कंडेंसेशन का मतलब ही ये है कि 2 मॉलिक्यूल्स को फ्यूज करना और उनमें से कोई छोटा मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है? The condensation polymers are formed by repeated condensation reaction between 2 different bifunctional या फिर trifunctional monomeric unit। कोई बायफंक्शनल या फिर ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट है, उन दोनों के बीच में रिपीटेड रिएक्शन से आपके कंडेंसेशन पॉलीमर बनते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे बोल रहा है, देखो द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, एल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड टेक प्लेस। सही बात है, कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई सा भी छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है जैसे टेरिलीन है या फिर डेक्रॉन है ना, ये आपका एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमर का। नाइलॉन 6,6 एग्जाम्पल है, नाइलॉन 6 एग्जाम्पल है। जैसे बोल रहा है नाइलॉन 6,6 किससे बना है? फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन विद एडेपिक एसिड। तो देखो मैंने आपको बताया ही था, यहां से एक हाइड्रोजन निकालो और यहां से एक OH निकालो, तो क्या रिमूव हो रहा है? वाटर रिमूव हो रहा है। OH और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वाटर रिमूव हो रहा है ना। देखो ये रहा, और इन दोनों को आपने जोड़ दिया, इन दोनों को आपने जोड़ दिया, तो ये देखो क्या बन गया? नाइलॉन 6,6 बन गया। इनके यार स्ट्रक्चर याद रखिएगा और ये नाम भी याद रखना कि हेक्सामिथाइलिन डायमीन कैसा स्ट्रक्चर है, एडिपिक एसिड कैसा स्ट्रक्चर है। डायरेक्टली स्ट्रक्चर से सवाल आएंगे, है ना, डायरेक्टली स्ट्रक्चर से भी सवाल आ सकते हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम्पल से भी सवाल आ सकते हैं। ये 2 चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। अब देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में भी आपका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? देखो
बोल रहा है कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है ना, वो किस फोर्सेस से गवर्न की जाती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्सेस हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये यार ये पूरा हो गया है लाल, ठीक है, अच्छा इसे छोड़ो, है ना, हाईलाइट हो गया पूरा, इसे छोड़ो, है ना, ये देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे कि वेंडरवॉल फोर्सेस या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है आपका। तो देखो सबसे पहले कौन आ रहे हैं? आपके इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स बोले तो रबर, ठीक है, और इनके बीच में जो आपके, देखो यहां पे क्या बोल रहा है? द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें जो फोर्सेस होते हैं वो सबसे कमजोर होते हैं। इलास्टोमर्स में जो फोर्सेस होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सबसे वीक होते हैं, ठीक है। देखो अब इसके, देखो आप लोगों को एग्जाम्पल बता रखा है ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन। नियोप्रीन का देखो ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा आपका नियोप्रीन का स्ट्रक्चर। ये क्या है? इलास्टोमर, सबसे वीक फोर्सेस रहेंगे इसमें। नेक्स्ट क्या है आपके? नेक्स्ट है आपके फाइबर्स। देखो ये बोल रहा है दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कौन सी होती है आपकी? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पता कैसे चला? जब यार फाइबर को ऑब्जर्व किया गया तो फाइबर में काफी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग आई, है ना, और हाई मॉड्यूलस आया, तो इससे हमें पता चला कि यार उसमें काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक है, ठीक है। अब देखो इसके आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे आपके पॉलीअमाइड, है ना। अभी ये कंफ्यूज मत हो, ये पॉलीअमाइड क्या होता है अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। जैसे नायलॉन 6 एक पॉलीअमाइड है, अभी पता चल जाएगा आपको। ऐसे ही पॉलीएस्टर्स, टायरिलीन एक आपका पॉलीएस्टर है। ये एग्जाम्पल किसके हैं? फाइबर्स के। नेक्स्ट क्या है आपका? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। इसमें बोल रहा है देखो दीज पॉलीमर्स पोजेसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। मतलब इलास्टोमर्स तो क्या हो गए? सबसे वीक हो गए। फाइबर्स क्या हो गए? सबसे स्ट्रांग हो गए। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स उनके बीच के, इलास्टोमर से तो ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन फाइबर से कम है। और एग्जाम्पल देखो क्या बता रखा है? पॉलीथीन एग्जाम्पल है, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल्स आपके एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के। ऐसे ही है आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। इन्हें देखो यार, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हेवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स। हम पढ़ के आए हैं ऊपर, लीनियर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, तो दीज आर क्रॉस लिंक्ड होते हैं या फिर हेवीली ब्रांच्ड होते हैं, काफी ज्यादा इनमें ब्रांचिंग रहती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल। अब अगर आप इनको हीट करते हो तो ये और भी ज्यादा भैया आपस में ही ब्रांचिंग बना लेंगे, आपस में ही मोल्ड्स बना लेंगे, ये है ना, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इनके अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनके एग्जाम्पल क्या है? बेकेलाइट है, ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, इन सबके स्ट्रक्चर आने वाले हैं भैया, ऑलराइट। अच्छा देखो और क्या है? और है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, है ना। देखो द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर नाउअडेज रिफर्ड टू एज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर ऑल्सो। अभी बता रहा है, अभी आपका देखो ये रहा, इसमें ये बता रहा है, देखो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, और नेक्स्ट में बताएगा आपको स्टेप ग्रोथ भी, है ना, वो चीज हमको देखनी है। देखो क्या बोल रहा है? देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कौन से? एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है, एंड कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है। अब देखो समझाएगा एक एक करके। पहले क्या समझा रहा है आपको? जो एडिशन पॉलीमर्स है, एडिशन पॉलीमर्स वो किससे बन रहे हैं? चेन ग्रोथ, उनका जो प्रोसेस है, जो आपके एडिशन वाले हैं ना, देखो एडिशन पॉलीमर्स है ना, जो वो किससे बन रहे हैं? वो आपके बन रहे हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से, और जो आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स है, वो किससे बनेंगे? आपके स्टेप ग्रोथ। एक एक करके अभी समझाएगा, अभी देखो जैसे ये बोल रहा है, देखो हमें पता है जब एडिशन पॉलीमर्स होते हैं उसमें क्या होता है? एक या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो देखो मतलब अनसैचुरेशन होना चाहिए। द मोनोमर्स यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। एडिशन पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं हम, आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स सच एज एल्कीन्स, एल्काडाइंस, मतलब दो आपके पाई बॉन्ड हो, है ना, एंड देयर डेरिवेटिव्स। दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन चेन ग्रोथ कैन टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ईदर फ्री रेडिकल्स और आयनिक स्पीशीज। मतलब बेसिकली
ज्यादातर आपका जो एडिशन पॉलीमर्स रहता है उसमें जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, चेन ग्रोथ। और चेन ग्रोथ में क्या बनेंगे, आपके फ्री रेडिकल्स बनेंगे, मेनली आपके फ्री रेडिकल्स या फिर आयनिक स्पीशीज बनेंगे। अभी देखो दिखाएगा, अभी जैसे देखो प्रोसेस बता रखा है, ये रहा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें बता रखा है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कोई सा भी होता है ना, उसमें हमेशा यार 3 स्टेप्स होते हैं। फ्री रेडिकल आप मैकेनिज्म में देखोगे ना तो उसमें हमेशा जनरली कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। जैसे यार आपको याद होगा हाइड्रोकार्बन्स में जब हम एल्केन्स पढ़ते हैं उसमें हम लोग जब हैलोजिनेशन पढ़ते हैं तो वो भी कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। उसमें भी कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप ही होते हैं। कौन कौन सा, चेन इनिशिएट होती है, फिर चेन प्रोपोगेट होती है और फिर चेन टर्मिनेट होते हैं। देखो यहाँ पे ये दे रखे हैं बड़े प्यार से, देखो इसने हाईलाइट करके दे रखे हैं, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन इनिशिएट करी स्टार्ट हुई, फिर चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, चेन प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, और फिर एंड में चेन टर्मिनेट हो जाती है, एंड में चेन टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अब यार ये इधर लंबा लंबा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, देखो मैं समझा देता हूं। आपका देखो बेंजोइल पेरोक्साइड है, हमें वैसे भी पता है यार जहां जब पेरोक्साइड आ जाते हैं तो बेसिकली वो फ्री रेडिकल ही प्रेफर करते हैं, फ्री रेडिकल ही प्रेफर करते हैं। तो बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, ये आपका फ्री रेडिकल बन गया, कौन सा, फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब इस फिनाइल फ्री रेडिकल ने इनिशिएट हो गया ना, एक बार बन चुका है आपका फिनाइल फ्री रेडिकल, उसने आपकी इथीन पे रिएक्शन करी और आपका एक और फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। अब ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, इस भैया ने चेन को प्रोपोगेट कराया, मतलब ये भैया आए, ये देखो ये आए, इन्होंने एक और इथीन पे अटैक करा, तो देखो ये आपका बन गया, ये आपका एक फ्री रेडिकल बन गया। अब इसने क्या किया होगा, इसने आपका एक और इथीन पे रिएक्ट किया होगा, एक और इथीन पे रिएक्ट करा होगा, तो आपका फिर ये बन गया। तो ध्यान से देख रहे हो, चेन बड़ी होती जा रही है, चेन बड़ी होती जा रही है। फिर ये जो बना है ये एक और इथीन पे रिएक्ट करेगा, तो धीरे 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 आपका मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहा है। इथीन, एक इथीन का मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऐड होता जा रहा है। हाँ, तो दिस इज व्हाट चेन ग्रोथ, एक चेन बनती जा रही है आपकी, एक चेन बनती जा रही है और वो प्रोपोगेट होती जा रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या हो सकता है, चेन आपकी टर्मिनेट भी हो सकती है। चेन टर्मिनेशन स्टेप इन फ्री रेडिकल हमेशा कब होता है, जब आपके दोनों के दोनों फ्री रेडिकल्स हो, दोनों के दोनों फ्री रेडिकल आपस में ही भिड़ जाएं तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो देखो यहां पे चेन टर्मिनेट हो गई है, चेन टर्मिनेट हो गई। जैसे देखो चेन प्रोपोगेट कब होती है, मैं आप लोगों को आइडिया बताऊं, चेन प्रोपोगेट कब होती है, जब ये आपका एक फ्री रेडिकल है और ये आपका एक रिएक्टेंट है, तो आपकी चेन क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। सेम आपका हेलोजनेशन में भी होता था, एक फ्री रेडिकल और एक रिएक्टेंट हो तो चेन आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही फ्री रेडिकल आ जाते हैं और आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा चेन टर्मिनेट होएगी। तो ये क्या है आपका चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, या फिर इसे हम क्या बोल रहे हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। जैसे देखो ऊपर मैंने लिखा था, जो एडिशन पॉलीमर्स हैं वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम, कंडेंसेशन पॉलीमर। हमें पता है कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होता है एंड उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। जैसे देखो देखो ये रहा। अब देखो पहले इसको देखो, कुछ कुछ आपको एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, जैसे आपकी लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन यहाँ पे बोल रखा है। देखो इथीन से बनती है, इथीन से बनती है अंडर हाई प्रेशर, इतना, और टेम्परेचर भी अच्छा खासा रख रखा है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन और परऑक्साइड इनिशिएटर, जो कैटलिस्ट ले रहे हो आप क्या ले रहे हो, एक परऑक्साइड ले रहे हो, परऑक्साइड ले रहे हो। ठीक है, किसके थ्रू बन रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू बन रहा है। फ्री रेडिकल आपका मैकेनिज्म है और ये जो बनता है इट इज केमिकली इनर्ट, लो डेंसिटी पॉलीथीन का, और टफ होता है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होती है एंड इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन में पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, जो इसमें कैटलिस्ट यूज करते हो वो क्या करते हो, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। यहां पे देखो एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और देखो क्या बोल रखा है इसने, और देखो इसने क्या बोल रखा है, ये भी आपका क्या है, केमिकली इनर्ट है लेकिन ज्यादा टफ है ये और हार्ड है। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, डेंसिटी ज्यादा है ना यार, मॉलिक्यूल्स एकदम चुपके हुए रहेंगे है ना, तो उधर वो क्या बन जाएगा, टफनेस बढ़ जाएगी और हार्डनेस बढ़ जाएगी, टफनेस और हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। अच्छा अब देखो जैसे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, या फिर जैसे हम क्या बोल रहे हैं, टेफ्लॉन बोल रहे हैं। सिंपल आपके पॉलीथीन जैसा ही है, जैसे आपका इथीन होता था, ये जैसे आपको देखो मैं याद कर रहा हूं, इथीन होता था, जैसे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है ना, सबको रिप्लेस कर दो फ्लोरीन से,
सबको रिप्लेस कर दो फ्लोरीन से, तो देखो यहाँ पे 2 फ्लोरीन, यहाँ पे 2 फ्लोरीन, तो टेट्राफ्लोरोइथीन हो गया, है ना। बस कुछ नहीं, ये देखो सेम टाइप का जो स्ट्रक्चर है, पॉलीथीन जैसा ही तो है, बस क्या है, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लग गए हैं, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लग गए हैं। और ये भी देखो जो बना रहा है, ये किसके थ्रू बना रहा है, फ्री रेडिकल या फिर पर सल्फेट कैटलिस्ट ले रहे हो आप, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही है इसका भी, ठीक है। देखो काम कहाँ आ रहा है, जो आपके घर में नॉन स्टिक सर्फेसेस हैं, तवे होता है ना, तवा होता है, नॉन स्टिक आने लग गए हैं आजकल, तो वहां से ये आपका ये वहां पे काम आता है, ठीक है। और क्या है देखो, जैसे देखो ये रहा पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, द एडिशन पॉलीमर्स ऑफ पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इनिशिएटर, अगेन परऑक्साइड इनिशिएटर। देखो ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है ना, देखो याद करने का तरीका, ये पाई बॉन्ड, इसे हटा देना यार, इस पाई बॉन्ड को उड़ा देना, तो ये देखो इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या फिर इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोल रहे हैं। क्या होता है, दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व्स अ रिपीटेड कंडेंसेशन, बार बार कंडेंसेशन होगा, किसका होगा, बिटवीन 2 बायफंक्शनल मोनोमर्स, दो आपके मोनोमर्स रहेंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, और वो बढ़िया तरीके से एक दूसरे से कंडेंस करेंगे, जुड़ जाएंगे, और एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, ये रहा, which may result in the loss of a simple molecule such as water या फिर alcohol, या फिर वाटर या फिर आपका एल्कोहल, करेक्ट है, ठीक है। और यहां से क्या बनते हैं, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई मोलिकुलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ऑलराइट। अब जैसे देखो इसमें आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये क्या बनाते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है। देखो जैसे क्या बोल रहा है, इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज अगेन बायफंक्शनल स्पीशी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अगेन बायफंक्शनल स्पीशी बनेगा, एंड द सीक्वेंस ऑफ कंडेंसेशन गोज ऑन, पहले 2 बायफंक्शनल आया, एक ही आया एक ही आया, दोनों ने क्या करा, कंडेंस करा, अब इन दोनों से जो बना वो भी एक बायफंक्शनल बना, तो एक और आपका बायफंक्शनल आया, फिर वो दोनों जुड़े, तो ऐसे आपका स्टेप बाय स्टेप करके आपका वो पॉलीमर बनता जा रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोल रहे हैं। बड़ा होता जा रहा है इसलिए ग्रोथ, और स्टेप बाय स्टेप हर जो स्टेप है उसमें एक बायफंक्शनल ग्रुप ही बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, जैसे आपको टेरिलीन या फिर डेक्रोन बनाना है, एक ही बात है, दोनों का मतलब अलग अलग, मतलब सेम कंपाउंड है, बस 2 नाम है उसके, इंटरेक्शन बाय इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिफिथिलिक एसिड, जो आपके मोनोमर हैं टेरिलीन या फिर डेक्रोन के, कौन कौन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिफिथिलिक एसिड, जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है, ये रहा आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये रहा आपका टेरिफिथिलिक एसिड। अब देखो क्या होगा, एक आपका एल्कोहल है, ये क्या है एल्कोहल, ये रिएक्शन देखना आप कितनी आसान हो जाएगी, ये रहा एल्कोहल, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एस्टर्स बनाता है। अब है ना, अब इतना आपको पता होना चाहिए, जब एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो H जाता है एल्कोहल से, OH जाता है कहां से, एसिड से, ठीक है। तो देखो ये बन गया, और ये जुड़ जाएंगे आपके, तो देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पे देखो अगर मैं ब्लू से आपको मार्क करके दिखाऊं, जैसे आपको मैं ब्लू से मार्क करके दिखाऊं, तो C डबल बॉन्ड O और यहां पे भी O, तो ये क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ रहा है, पॉलीएस्टर आ रहा है। जैसे देखो अभी पता चलेगा, जैसे देखो पॉलीअमाइड्स देखिए, जैसे ये रहा आपका, अलग अलग आपको एग्जांपल दे रखे हैं, नायलॉन 6,6 ये क्या है, एक पॉलीअमाइड है, कौन किस से बन रहा है, हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड से। तो देखो यहां से आप निकालो OH और यहां से आप निकालो एक हाइड्रोजन और इन दोनों को जोड़ दो, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, नायलॉन 6,6 में देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये N, ये फंक्शनल ग्रुप बन रहा है ना, देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N बन रहा है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड है ना, और ये आपका पॉलीमर बन रहा है, लंबी चेन बन रही है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, पॉलीअमाइड बोल रहे हैं, अरे बात समझ में। ऐसे ही जैसे देखो नायलॉन 6 है, अब इसका आपका मोनोमर कौन है, ये कैप्रोलैक्टम, मोनोमर कौन है, कैप्रोलैक्टम है, ये जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है हाई टेम्परेचर्स पे, तो देखो ये बनाया आपका नायलॉन 6, ये बनाया आपका नायलॉन 6। ऐसे ही देखो पॉलीएस्टर्स की बात करें हम, पॉलीएस्टर्स की, तो दीज आर पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डाइऑल्स, मतलब एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करने वाले और क्या बनाएंगे, आपके एस्टर्स बनाएंगे, और बड़ी बड़ी चेन बन जाएंगी तो हम उन्हें पॉलीएस्टर्स बोल देंगे। सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा है, डेक्रोन या फिर टेरिलीन, देखो कौन कौन होता है डेक्रोन या फिर टेरिलीन बनाने में, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिफिथिलिक एसिड। और जो आप
कैटलिस्ट ले रहे हो, वो क्या ले रहे हो, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट ले रहे हो, ये याद रखना है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब देखो आपका इसका क्या बन जाएगा, पॉलीएस्टर बन जाएगा। डेक्रॉन का आपका स्ट्रक्चर ये रहा, डेक्रॉन का आपका स्ट्रक्चर पहले ही इसने दे रखा है, एस्टर ग्रुप है और बहुत लंबी चेन बन रही है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, पॉलीएस्टर बोल रहे हैं। क्लियर। ऐसे ही देखो कौन सा है नेक्स्ट आपका, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बोल रहा है, जिसे हम लोग बेकेलाइट भी बोलते हैं, बेकेलाइट भी बोलते हैं। तो देखो ये रहा फिनॉल और ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड, देखो ये रहा आपका फिनॉल, ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो कैसे रिएक्शन है, देखिए पहले इसने रिएक्ट करा, एसिडिक कंडीशंस भी ले सकते हो, बेसिक कंडीशन भी ले सकते हो। तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनता है, या तो सिर्फ एक ऑर्थो, या फिर ऑर्थो पैरा, या फिर तीनों पे, मतलब दोनों ऑर्थो ऑक्यूपाई कर लिया और पैरा ऑक्यूपाई कर लिया, एक तरीके से मिक्सचर बनेगा, एक तरीके से मिक्सचर बनेगा। अब उसकी जब आप फर्दर रिएक्शन कराते हो तो यहां पे देखो ये ऑर्थो ऑर्थो वाले जुड़ गए, ये देखो बीच में जो चेन जुड़ रही है, क्या हो रही है, ऑर्थो ऑर्थो वाले साथ में जुड़े जा रहे हैं। यानी ये जैसे देखो मैं रेड से मार्क करूं, सपोज करो ये बना आपका, सपोज करो ये बना, ऑर्थो पे है ना, केवल केवल एक ही ऑर्थो पे, और इसी को ही मैं ऐसे लंबी चेन जोड़ते जाऊं ऑर्थो ऑर्थो वालों को, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो ऑर्थो वालों को, तो वो जो बनेगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, नोवेलेक बोल रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, नोवेलेक बोल रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। चलो अब देखो, अब जैसे आपको और एक्सटेंसिव बनानी है, और ज्यादा ब्रांचिंग करनी है, तो आप क्या करो, जो नोवेलेक आपका बना, जो नोवेलेक आपका बना उसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और ज्यादा हीट करो, तो वो क्या बना लेगा, बेकेलाइट बना लेगा। बेकेलाइट में देखो क्या हो रहा है, देखो ये तो ऑर्थो पे था ही था, नोवेलेक में ही आपने ऑर्थो के साथ जोड़ लिया था, अब और ज्यादा आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करोगे तो ये देखो पैरा पोजीशन से भी जुड़ गए हैं, CH2 से, ये देखो पैरा पोजीशन पे भी जुड़ गए। तो आप ध्यान से देखो, तो पहले तो केवल और केवल ऐसे स्ट्रेट लाइन थी, अब क्या हुआ है, आपका नीचे की तरफ भी, इसके तरफ भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज हो चुका है, तो और ज्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचिंग बन रही है, और ज्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचिंग बन रही है। ठीक है, तो अगेन बेकेलाइट के जैसे हम मोनोमर्स की बात करें तो कौन है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। पहले क्या बनता है, जब ऑर्थो ऑर्थो वाले जुड़ते हैं तो नोवेलेक, और उसको और ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करोगे तो पैरा के साथ भी जुड़ जाएंगे, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग हो जाएगी, एंड दे विल फॉर्म बेकेलाइट, दे विल फॉर्म बेकेलाइट। आइए बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका मेलामीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, अब अगेन देखो यार, इसमें आपका जो आपके मोनोमर्स है वो कौन है, मेलामीन, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, एंड फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये दोनों जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक रेजिन बना रहे हैं, है ना, कुछ नहीं, पॉलीमर बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। ठीक है, अगेन इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखिए आप लोग, एग्जाम्पल्स ध्यान रखो, एग्जाम्पल्स ध्यान रखो। ऑलराइट, तो देखो अब ये पॉलीमराइजेशन हो गया एंड मेलामीन पॉलीमर बन गया। ठीक है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में काम आ रहा है भैया ये, है ना, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में काम आ रहा है ना। ठीक है, चलो अच्छा, अब ये क्या है, कोपॉलीमराइजेशन हमें पता है यार, कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब दो डिफरेंट मोनोमेरिक स्पीशीज आते हैं और वो जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं। सही है, ये तो चीज हमें पता है। जैसे देखो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन आया तो क्या बना दिया आपका, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्यूना SB बोलते हैं, ब्यूना SB इसे बोलते हैं। अब जैसे देखो अलग अलग बता रहा है और चीजें, रबर बता रहा है, रबर बोल रहा है एक तो नेचुरल रबर होता है, एक तो होता है नेचुरल रबर। ठीक है, नेचुरल रबर में आपका पहली बात तो ये समझो, नेचुरल रबर में बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, मतलब आपका ये जो आइसोप्रीन है, ये आइसोप्रीन है, ये क्या हो गया आपका, मोनोमर हो गया है, ये क्या है आपका, मोनोमर, ये क्या है आपका, मोनोमर। ठीक है, और इज ऑल्सो कॉल्ड सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। नेचुरल रबर को आप क्या बोल सकते हो, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। देखो जो आपका आइसोप्रीन है ना, उसका स्ट्रक्चर देखो, उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ रहता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ बनाओ। अब क्या करो, यहां से ये हाइड्रोजन हटा दो, इसे हाइड्रोजन को हटा दो, तो देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे C और यहाँ पे आपका CH3, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। ये है आपका आइसोप्रीन, ये है आपका आइसोप्रीन, जैसे देखो नाम भी दे रखा है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। ठीक है, और ये जो बना रहा है, ध्यान देना, बना रहा है कौन सी फॉर्म में बनता है, सिस फॉर्म में। जो आपका नेचुरल रबर होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, सिस फॉर्म में होता है। ये रहा आपका,
ये रहा आपका नेचुरल रबर, ये रहा आपका नेचुरल रबर। आई है बात समझ में? ठीक है। अब ऐसे ही आपका जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर रहता है, एक आपका रहता है फंडा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, मतलब आप नेचुरल रबर में कुछ कुछ यार कमियां रहती हैं। जैसे देखो यहाँ पे गिना रखा है, क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है हाई टेम्परेचर पे, एंड ब्रिटल बन जाता है एट लो टेम्परेचर, मतलब उसे टूट जाता है ना, और क्या है, एंड शोज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ये बेसिकली कमियां हैं नेचुरल रबर की। अब इन सब कमियों को दूर करने के लिए आप वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करते हो। जैसे देखो और कमियां बता रहा है कि इट इज सॉल्युबल इन पोलर, इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इज नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हो, वल्कनाइजेशन करते हो, वल्कनाइजेशन करते हो। ठीक है, तो वल्कनाइजेशन होता क्या है, वल्कनाइजेशन होता है द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, जो वल्कनाइजेशन का प्रोसेस है, देखो जो वल्कनाइजेशन का प्रोसेस है कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद सल्फर। आप क्या करो, रॉ रबर ले लो, उसको आप सल्फर के साथ हीट करो, सल्फर के साथ हीट करो, और टेम्परेचर रेंज भी इसने यहाँ पे दे रखी है। टेम्परेचर रेंज याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्या कर रहे हो आप लोग, जो नेचुरल रबर था उसको सल्फर के साथ हीट कर रहे हो, ताकि यार वो क्या बन सके, उसकी जो कमियां थी ये ओवरकम कर सको आप। और होता क्या है, जैसे ऑन वल्कनाइजेशन जो सल्फर है फॉर्म्स क्रॉस लिंक, लिंक बना लेगा, दो आपके चेन के बीच में एक लिंक बना देगा सल्फर के थ्रू एट द रिएक्टिव साइट्स ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये देखो आपका जो नेचुरल रबर है उसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, आपकी रिएक्टिव साइट है, ये क्या है, आपकी रिएक्टिव साइट है। तो इस रिएक्टिव साइट पे वो अटैक कर लेता है, सल्फर जुड़ जाता है, देखो क्रॉस लिंक्ड बना ले रहा है। तो ये क्या है, आपका वल्कनाइज्ड रबर है, वल्कनाइज्ड रबर है। ठीक है, जो यार हमारे गाड़ी के टायर्स होते हैं, है ना, उन सब में जो भी यार आपका जो रबर यूज होता है वो वल्कनाइज्ड रबर ही यूज होता है। ठीक है, ऐसे देखो सिंथेटिक रबर्स की बात कर रहा है अलग अलग तरीके के। जैसे देखो सिंथेटिक रबर इज एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक अ पॉलीमर विच इज केपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ। ज्यादा उसकी आपने प्रॉपर्टीज को एनहांस कर दिया है सिंथेटिक पॉलीमर्स में। ठीक है, जैसे देखो बोल रहा है, जैसे देखो ये सारे बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर्स, जैसे नियोप्रीन है, ये रहा आपका नियोप्रीन, किससे बन रहा है, क्लोरोप्रीन से बनता है। क्लोरोप्रीन तो क्या हो गया, आपका मोनोमर यूनिट हो गया, ये क्या है आपका मोनोमर, ये क्या है आपका मोनोमर। इसको पॉलीमराइजेशन करा के क्या बना लिया आपने, नियोप्रीन बना लिया। देखो सेम हो रहा है इसमें भी, जैसे देखो ये है CH2 डबल बॉन्ड C, इधर क्लोरीन आ गया। आइसोप्रीन में क्या था, इधर CH3 था, उसकी जगह कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखें हम लोग तो इसके कोने में क्या है, इसके कोने में क्या है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, इन दोनों पाई बॉन्ड को उड़ा दो और इधर बीच में पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दो। तो देखो ये क्या बना लेगा, CH2C, इधर ये क्लोरीन तो एज इट इज था, इसका एज इट इज, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और यहां से भी हटा दिया और इनको जोड़ दो, ये N कर दो, इनको क्या कर दो, N कर दो, बन गया है। देखो आपका यही तो बनाया है नियोप्रीन। जो दोनों कोने में पाई बॉन्ड हो ना उनको उड़ा दो और बीच में पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दो, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। और उन दो कोनों से आप लोग N से जोड़ दीजिए, हो गया काम आपका भैया, हो गया, है ना, ये हो गया नियोप्रीन। और कौन से होते हैं आपके सिंथेटिक रबर्स, जैसे ब्यूना N है आपका, ब्यूना N कैसे बन रहा है, 1,3 ब्यूटाडाइन एंड अक्राइलोनाइट्राइल। अगेन देखो ये कोने में पाई बॉन्ड है, दोनों को उड़ा दो, जैसे मैं क्रॉस मार रहा हूं, क्या कर दो, दोनों को उड़ा दो और इधर बीच में इंट्रोड्यूस कर दो, और ये दूसरे वाले में भी पाई बॉन्ड है, इसको भी उड़ा दो। तो देखो ये सब बन जाएगा आपका ब्यूना N बन जाएगा, ब्यूना N बन जाएगा। ठीक है, और ब्यूना N में हम परऑक्साइड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, परऑक्साइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। अब देखो यार जब पॉलीमर्स बनते हैं, बहुत सारे यार पॉलीमर्स बनते हैं आपके, और हर किसी पॉलीमर की अलग अलग लेंथ बनती है। जैसे यार किसी में मान लो 100 यूनिट्स अटैच हुए, किसी में मान लो 70 यूनिट्स अटैच हुए, किसी में मान लो 90 यूनिट्स अटैच हो। तो कभी भी आप पॉलीमर बनाने जाते हो तो आपको ऐसा कोई मिक्सचर बनता है पॉलीमर्स का। जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है, देखो The growth of the polymer chain during their synthesis is dependent upon the availability of the monomer. ठीक है, इसीलिए ही जो thus the polymer sample contains chains of varying lengths. जो चेन होती है वो अलग अलग लेंथ की रहती है, कोई 100 लेंथ की रहेगी, किसी 90 रहेगी, किसी की 120 रहेगी। इसलिए जब आप एक मॉलिक्यूलर मास बताते हो पॉलीमर का, तो क्या बताते हो आप, उसको एवरेज की तरह बताते हो
एक एवरेज ले लेते हो सारी की सारी चेन्स का और फिर आप बताते हो कि हाँ यार ये आपका मॉलिक्यूलर मास रहेगा। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज एन एवरेज। कैसे एक्सप्रेस करते हो? एवरेज की तरह एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, चलो, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हो ना, क्योंकि इतने सारे पॉलीमर्स बन रहे हैं और हर किसी की लेंथ क्या है, अलग अलग, तो आप एज अ एवरेज सबके बारे में बता देते हो। अच्छा, अब क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात करते हैं। ऐसे ऐसे पॉलीमर्स जो आराम से हमारे नेचर में वो बायोडिग्रेडेबल रहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है, या जो सिंथेटिक रहते हैं, जो मैनमेड रहते हैं, जैसे पॉलीथीन्स है, ये तो हमारे नेचर में यार बहुत ज़्यादा, नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म करती है ना, और काफ़ी समय तक रहती हैं। लेकिन ऐसे भी यार आपके पॉलीमर्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जल्दी ही वो डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है PHBV, अब क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ठीक है, ये नाम तो याद रखना पड़ेगा। इसके मोनोमर कौन है? इसके मोनोमर हैं आपके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। चलो, मोनोमर तो आसान है, 3 हाइड्रोक्सी तो है ही, एक ब्यूटेनोइक है, एक पेंटेनोइक है, एक ब्यूटेनोइक है, एक पेंटेनोइक है, और ये क्या बन रहा है आपका PHBV। अगेन देखो, ये देखो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है, ये एस्टर है, तो ये क्या होगा, एक पॉलीएस्टर है। ये क्या बना है, पॉलीएस्टर बना है, पॉलीएस्टर बना है। ठीक है, जैसे देखो नायलॉन 2 नायलॉन 6 है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 है। अब देखो इसकी मोनोमर यूनिट कौन कौन है, ग्लाइसिन है एंड अमीनो कैप्रियोइक एसिड है। ठीक है, और ये क्या बना रहा है आपका, बायोडिग्रेडेबल बना रहा है। ये क्या बना रहा है, बायोडिग्रेडेबल बना रहा है। ठीक है, बोल रहा है कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोपॉलीमर। बिल्कुल, कुछ नहीं यार, क्या करना, एक जगह से OH निकाल देना, एक जगह से हाइड्रोजन निकाल देना, एक जगह से OH निकाल देना, एक जगह से हाइड्रोजन निकाल देना, आपके पास इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। करेक्ट। अब इधर देखो क्या क्या बोल रखा है, इधर आपने कमर्शियल पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस बोल रखा है। यार इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं पॉलीमर्स, काफ़ी इंडस्ट्रियली काफ़ी काम आते हैं ये। तो यहाँ पे देखो सारे का सारे इसने यूजेस बता रखे हैं, जैसे आपकी पॉलीप्रोपीन है, टॉयज वॉइस पाइप्स फाइबर्स बनाने में काम आ रहे हैं, इंसुलेटर्स, रैपिंग मटीरियल्स, ये सारे में काम आते हैं। रेनकोट भैया, बारिश से कहीं आप भीग ना जाओ, इसलिए आपके काम आ रहे हैं। ठीक है ना। अनब्रेकेबल कप्स हैं, हमने देखा था अनब्रेकेबल ग्रॉसरी, सॉरी जो क्या था, अनब्रेकेबल कुछ तो था, है ना, किचन का आइटम था कुछ, हाँ, तो देख लेना उसको, है ना। ये सारी चीज़ों में काम आ रहा है, और आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस में काम आ रहा है, यूटेंसिल्स में काम आ रहा है, तो काफ़ी यूजेस तो है ही। ठीक है, इस एक बार चाहो तो इस टेबल को देख लेना। वैसे यार यहाँ से सवाल तो नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो चलो यार यहाँ पे ये एंड होता है वीडियो, और बड़े अच्छे से यार बड़े आराम से हो जाएगा। एक बार बस जो एनसीईआरटी में मैंने आपको पॉइंट्स मार्क कराए हैं, एक बार उसको रीड जरूर कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।